डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी.एस. एलियट। ये टी.एस. एलियट का एक ऐसे है। आज हम इसकी डिटेल्ड समरी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे का नेम आपको पता है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है। एसेइस्ट टी.एस. एलियट हैं। टी.एस. एलियट का फुल नेम है थॉमस टर्न्स एलियट। ये ऐसे इन्होंने 1919 में पब्लिश किया। उसके बाद 1920 में ये ऐसे एलियट की कलेक्शन ऑफ एसेज में शामिल हो गया। द सेक्रेड वुड एसेज ऑन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म, ये इनका कलेक्शन ऑफ एसेज था जो कि 1920 में पब्लिश हुआ। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट भी फिर बाद में इसी में ही पब्लिश हुआ। एलियट हैज़ डिवाइडेड द एसे इन 3 पार्ट्स। टी.एस. एलियट ने इस एसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट क्या बताता है? ही एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। पहले पार्ट में ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। सेकंड है ही एक्सप्लेन्स द थेरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। तो सेकंड नंबर पे उन्होंने इम्पर्सनैलिटी की थेरी इंट्रोड्यूस करवाई है। अभी इम्पर्सनैलिटी क्या चीज़ है इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। उसके बाद थर्ड पे कंक्लूजन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। The concept of tradition is central to Eliot's criticism as well as his poetry. Tradition का concept एलियट की पोइट्री और उसके क्रिटिसिज्म दोनों चीज़ों में हमें नज़र आता है। According to Eliot, tradition is the part of living culture inherited from the past and functioning in the formation of present. एलियट का कहना है कि ट्रेडिशन किसी भी कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और ट्रेडिशन वो है जो हम अपने पास्ट से लेते हैं और उससे अपने प्रेजेंट को शेप करते हैं। तो किसी भी कल्चर का जो प्रेजेंट होता है उसको बनाने में पास्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब ट्रेडिशन क्या है? देखिए, एलियट ने तो पोइट्री की बात की है, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारी सोसाइटी में भी ट्रेडिशन चलती है। मतलब आप अपने मैनर्स देख लें, अपनी कस्टम्स देख लें, अपनी शादियों की बात कर लें, या आप ज़िंदगी के किसी भी पार्ट की बात करें तो आपके बड़े जो करते थे हम भी वही करते हैं। ठीक है, हम अपने बड़ों को कॉपी करते हैं, हम अपने फोर फादर्स को कॉपी करते हैं। जैसे हमने उन्हें करते हुए देखा या जो चीज़ें हमने उनसे सीखी, हम उसी चीज़ को अपनी लाइफ में कॉपी करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एलियट का कहना है कि ये लिविंग कल्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको हम अपने पास्ट से लेते हैं और इससे अपने प्रेजेंट को शेप करते हैं। ही सेज दैट द इंग्लिश यूज द वर्ड ट्रेडिशन एज ए सेंसर। एलियट के टाइम पे ट्रेडिशन एक नेगेटिव टर्म थी जिसको वो किसी भी पोइट का मजाक उड़ाने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए डेरोगेटरी वे में यूज़ करते थे। तो जो कोई भी ट्रेडिशन को फॉलो करता उसको क्रिटिक्स और पोइट्स की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था, क्योंकि क्रिटिक्स का ये मानना था कि एक पोइट की ग्रेटनेस, यानी अगर किसी पोइट के अंदर कोई क्वालिटी है तो उसकी क्वालिटी उसकी इंडिविजुअलिटी से शो होती है। मतलब ये है कि उस पोइट में अपने अंदर एक नई चीज़ को लेके आने की कोई क्वालिटी है। अगर तो पोइट एक नई चीज़ लेके आया है, उसने इंडिविजुअलिटी दिखाई है, तो इसका मतलब है कि वो पोइट वाकई ही ग्रेट है। लेकिन अगर उसने किसी ट्रेंड को फॉलो किया है, किसी ट्रेडिशन को फॉलो किया है, पास्ट के किसी राइटर को फॉलो किया है या उसका कोई कॉन्सेप्ट लिया है, तो इट मीन्स कि वो पोइट ग्रेट नहीं है। ट्रू ट्रेडिशन इज़ नॉट एन इमिटेशन। Eliot's concept of tradition is not of passive imitation of the past. It is not the blind following of the ways of previous generations. वो सब लोग जो ट्रेडिशन को बुरा मानते थे, एलियट ने उनके सामने एक नई बात रखी कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं होता कि आप पास्ट को एज इट इज़ इमिटेट करना शुरू कर दो, एज इट इज़ कॉपी करना शुरू कर दो। ये चीज़ ट्रेडिशन नहीं है। ट्रेडिशन का मतलब इमिटेशन नहीं है, बल्कि आप पास्ट के जो पोइट्स हैं, जो पोइट्री है, उसके ट्रेंड्स को फॉलो करें। और ये ऐसी चीज़ है जो कि एक शख्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिलती है। एलियट की पोइट्री इसके क्लियर एग्जांपल है। आप देखें एलियट की पोइट्री, बल्कि अगर आपने वेस्टलैंड पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से उसकी ट्रेडिशन के मीनिंग की समझ आ जाएगी। एलियट की जो वेस्टलैंड है वो एक बिल्कुल यूनिक आइडिया है, लेकिन उस यूनिक आइडिया का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई उसने बिल्कुल अलग चीज़ें यूज़ की हैं। आप देखें उसमें पास्ट के बहुत सारे वर्क्स के रेफरेंसेस हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं।
तो वेस्टलैंड को पढ़ने के लिए आपको पास्ट के उन सारे रेफरेंसेस को चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसका क्या मीनिंग है, किस वर्क में किस राइटर ने ये कहा था। ट्रू ट्रेडिशन हैज़ मच वाइडर सिग्निफिकेंस, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ इनहेरिटेड। तो एलियट का कहना है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एज इट इज़ मिल गई, मतलब जैसे आपको कोई जायदाद मिल जाती है, आपको विरासत में कोई चीज़ मिल जाती है और आप उसको अपना बना लेते हो, ऐसा नहीं है। वन हैज़ टू वर्क हार्ड टू एक्वायर इट। तो आपने अगर ट्रेडिशन को देखना है, लेके चलना है, ट्रेडिशन को फॉलो करना है, तो आपको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। द बेस्ट पार्ट ऑफ ए पोइट्स वर्क वुड बी दोज which show great influence of earlier poets and assimilate the tradition। तो एलियट ने उन सारे क्रिटिक्स को निगेट किया और कहा कि किसी भी पोइट के वर्क को हम उस टाइम इम्पॉर्टेंट कहेंगे जब उसमें हमें ट्रेडिशन नज़र आ रही हो, जिसमें वो अर्लियर पोइट्स का कुछ इन्फ्लुएंस शो कर रहा हो, यानी पास्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक नया काम लिख रहा हो, एक नई पोइट्री लिख रहा हो, तो वो चीज़ जो है वो ट्रेडिशन है। इंडिविजुअल टैलेंट, ही आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल टैलेंट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ट्रेडिशन बट इज शेप्ड बाय इट। तो किसी भी पोइट का, किसी भी इंडिविजुअल का टैलेंट ये है कि वो अपनी ट्रेडिशन को लेकर चल रहा है या नहीं। यानी पोइट की आइसोलेशन में, एक पोइट की अपने आप में अकेले में कोई वर्थ नहीं है। उसकी वर्थ इसी चीज़ से जज की जाएगी कि वो अपनी ट्रेडिशन को, अपने पास्ट को लेके चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल सेंस। ट्रेडिशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हिस्टोरिकल सेंस ओनली। एलियट का कहना था कि ट्रेडिशन को उसी टाइम ही फॉलो किया जा सकता है अगर एक पोइट के अंदर हिस्टोरिकल सेंस है। अब ये हिस्टोरिकल सेंस क्या है? हिस्टोरिकल सेंस अलाउज द पोइट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट एंड देयर पोजीशन विद इन इट। हिस्टोरिकल सेंस बड़ी एक ब्रॉड टर्म है। हिस्टोरिकल सेंस का मतलब ये है कि एक पोइट को पास्ट की इम्पोर्टेंस का पता हो, पास्ट में क्या इम्पोर्टेंस थी, पास्ट की अब प्रेजेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, और पास्ट जो है वो प्रेजेंट को चेंज करता है और प्रेजेंट पास्ट को चेंज करता है। और अगर किसी में हिस्टोरिकल सेंस आ जाए तो उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि पूरे यूरोप का लिटरेचर और उसके कंट्री का लिटरेचर होमर से लेकर आज तक एक ही चीज़ है। ट्रेडिशन इज़ नॉट स्टैटिक। अकॉर्डिंग टू एलियट, ट्रेडिशन इज़ नॉट समथिंग स्टैटिक और फिक्स्ड, इट कॉन्टिन्यूज टू चेंज। ट्रेडिशन जो है एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक ही तरह का लिखते जाएं, एक ही चीज़ लिखते जाएं, एक ही चीज़ को कॉपी करते जाएं, या एक ही एज के पोइट्स को कॉपी करें या एक ही पोइट को कॉपी करें, बल्कि ये बहुत वाइडर टर्म है जिसमें आप पास्ट के कुछ पोइट्स को ले लेते हैं जिनको आप पसंद करते हैं या जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आप उन पोइट्स को फॉलो करके, उनकी ट्रेडिशन को फॉलो करके एक नई चीज़ बनाते हैं। और ये जो ट्रेडिशन है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, कोई फिक्स्ड या स्टैटिक चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्फर्मिटी। एलियट आर्ग्यूज दैट द न्यू वर्क मस्ट कन्फर्म टू द एग्जिस्टिंग ऑर्डर and in doing so it alters the relations, proportions and values of each work within that order। एलियट का कहना है कि जब भी कोई नया वर्क लिखा जाता है तो उसको हम जो हिस्ट्री में, जो हमारी ट्रेडिशन चलती आ रही है, जो ऑर्डर चलता आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस वर्क को जज करते हैं, उस वर्क को चेक करते हैं, और फिर उस वर्क के आने के बाद उस ऑर्डर में वो जो पास्ट से हमारी ट्रेडिशन चलती आ रही है, जो ऑर्डर चलता आ रहा है एक, उसके अंदर उस नए वर्क के अकॉर्डिंग चेंजिंग्स हो जाती हैं, एडिशंस हो जाते हैं। आर्ट नेवर इम्प्रूव्स और लूजेस इट्स सिग्निफिकेंस, रादर कीप्स चेंजिंग। एलियट का ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था कि हम ऐसे कभी नहीं कह सकते कि आर्ट अब इम्प्रूव हो गई है और अब इसकी सिग्निफिकेंस कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, क्योंकि आर्ट जो है ऐसे नहीं होता कि उसकी इम्पोर्टेंस कम या ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आर्ट चेंज होती रहती है, शेप बदलती रहती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि इसकी सिग्निफिकेंस कम या ज़्यादा हो गई है। आर्टिस्ट्स हैव द लिमिट टू एब्जॉर्ब नॉलेज। फिर एलियट का कहना था कि हर आर्टिस्ट की अपनी एक लिमिट होती है कि वो कितना नॉलेज एब्जॉर्ब कर सकता है, और बहुत ज़्यादा वाइड रीडिंग भी एक पोइट के अंदर जो उसकी पोइटिक सेंसिबिलिटी है उसे ख़त्म कर देती है। फिर एलियट ने बुकिश नॉलेज और रियल नॉलेज को भी डिफ्रेंशिएट किया है। अब आ जाता है पार्ट 2, जिसमें एलियट ने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की बात की है।
तो इसमें पहले पॉइंट की हम बात करते हैं और वो है आर्टिस्ट सेल्फ सरेंडर। द आर्टिस्ट मस्ट सरेंडर हिज पर्सनैलिटी टू द लिटरेरी ट्रेडिशन। Only depersonalization gives art the condition of science। एलियट का कहना है कि एक पोइट को, एक आर्टिस्ट को अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म मीन्स उसे सरेंडर करना पड़ेगा, इम्पर्सनल होना होगा। मतलब ये है कि एक पोइट को अपनी सेल्फ से हटकर पोइट्री लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एक पोइट की पर्सनैलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिशन। और पोइट की पर्सनैलिटी सिर्फ एक मीडियम है जिसके थ्रू हम पोइट्री राइट करते हैं, पोइट्री को क्रिएट करते हैं। तो ये है एलियट की थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। ए पोइट्स माइंड इज ए कैटलिस्ट। एलियट कंपेयर्स द पोइट्स माइंड टू ए कैटलिस्ट एंड पोइटिक प्रोसेस टू ए केमिकल रिएक्शन। एलियट ने पोइट के माइंड को कैटलिस्ट कहा है। जिन स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री पढ़ी है या साइंस पढ़ी है तो उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है। कैटलिस्ट का मतलब है कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज़ जो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करती है लेकिन ख़ुद उसका पार्ट नहीं बनती। तो यहाँ पे पोइट का माइंड भी एक कैटलिस्ट है जो कि पोइटिक प्रोसेस का पार्ट तो है लेकिन उसका अपना कोई हिस्सा उसमें शामिल नहीं हो रहा। इसके एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। Oxygen and sulfur dioxide are brought to combine and form sulfuric acid in the presence of catalyst filament of platinum. The piece of platinum does not undergo any change. Similarly, the poet's mind brings about combination of emotions but itself remains unaffected. यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी है वो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को कंबाइन किया जाता है प्लैटिनम की मौजूदगी में। अब ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, लेकिन प्लैटिनम जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, वो एज इट इज़ रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से पोइट के माइंड में जो डिफरेंट इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, उनको कंबाइन करके माइंड पोइट्री बना देता है, लेकिन उसके अंदर माइंड का अपना कोई पार्ट शामिल नहीं होता। पोइट्स माइंड इज़ लाइक ए जार। द एक्सपीरियंसेस दैट एंटर इन पोइट्स माइंड आर ऑफ टू काइंड्स, फीलिंग्स एंड इमोशन। पोइट का माइंड बिल्कुल एक जार की तरह होता है जिसमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंटर होते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस जो पोइट के माइंड में आते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है फीलिंग्स और सेकंड है इमोशंस। ग्रेटनेस ऑफ ए पोइट। Eliot explains that the greatness and sublimity of a poem depends upon the greatness of poetic process or the pressure in which fusion takes place। एलियट का कहना है कि किसी भी पोएम की ग्रेटनेस और सब्लिमिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका जो पोइटिक प्रोसेस हुआ है, यानी जिस तरीके से, जिस फ्यूजन से वो पोएम क्रिएट हुई है, वो फ्यूजन का क्या प्रेशर था और क्या इंटेंसिटी थी। मतलब ये है कि जितनी शिद्दत से, जितनी इंटेंसिटी से वो पोइटिक प्रोसेस हुआ है, पोएम उतनी ही ग्रेट होगी। पोइट्री इज़ नॉट इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एलियट रिजेक्ट्स वर्ड्सवर्थ थ्योरी। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की थ्योरी दी थी जिसमें वर्ड्सवर्थ का कहना था, पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एलियट ने इस थ्योरी को निगेट किया है और इनका कहना है कि ये वर्ड्सवर्थ का पर्सनल एक्सपीरियंस तो हो सकता है लेकिन इसको हम सब पर अप्लाई नहीं कर सकते। He says that it is only concentration which results in new things and concentration does not exist consciously। एलियट का कहना था कि इमोशंस ट्रैंक्विलिटी में नहीं आते बल्कि ये कॉन्सेंट्रेशन से आते हैं और कॉन्सेंट्रेशन से ही नई चीज़ें बनती हैं। लास्ट पॉइंट है पोइट्री एंड इस्केप फ्रॉम इमोशंस एंड पर्सनैलिटी। एलियट का कहना था कि पोइट्री का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, बल्कि पोइट्री पर्सनैलिटी और इमोशंस से दूर जाने का नाम है, और ये उस टाइम ही पॉसिबल होगा जब एक पोइट अपनी पर्सनैलिटी को निगेट कर दे, यानी इम्पर्सनल होकर फीलिंग्स को, इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करेगा। लास्ट में एलियट ने अपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंक्लूड किया है, तो हम कह सकते हैं कि एलियट का ये जो वर्क था ये एक अनऑफिशियल मैनिफेस्टो था जो बाद में आने वाले क्रिटिक्स के लिए एक गाइडलाइन दे गया। और ऐसा नहीं था कि एलियट ने ये सारे रूल्स सिर्फ लिख दिए हैं और इनको फॉलो नहीं किया, बल्कि अगर आप एलियट की पोइट्री उठाएं, उसके किसी भी वर्क को उठा लें,
उसमें उसने इन सारी चीज़ों को खुद भी फॉलो किया है। तो ये थे इस एसे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।